हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक का पार्ट 4 देखेंगे। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक का पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इस पार्ट 4 के साथ हम लोग टोटल इसमें कवर करेंगे 131 MCQs। यहाँ 120 लिखा हुआ है बट टोटल 131 MCQs हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि 90 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो बाकी के सारे पार्ट्स देखने के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। केमिस्ट्री वीडियोस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे पार्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। देखिए, केमिस्ट्री के जो वीडियोज हैं ना, टोटल आपको 2 प्लेलिस्ट के अंदर दिखेंगे। एक एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट होगा एनसीईआरटी नाम से, और दूसरा केमिस्ट्री वीडियोज के नाम से। एनसीईआरटी प्लेलिस्ट के अंदर केमिस्ट्री के आपको वो सारे चैप्टर्स मिलेंगे चैप्टर वाइज, जो है 9th और 10th में। क्लास 9th में और क्लास 10th में जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको चैप्टर वाइज करवाए हैं, वो मिलेगा एनसीईआरटी प्लेलिस्ट के अंदर। जो मैंने आपको इसमें कवर नहीं करवाया हुआ है वो मैं आपको करवा रहा हूँ कवर, तो वो सारे वीडियोज मिलेंगे आपको इस वाले प्लेलिस्ट में। तो जो भी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से दोनों प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो लगभग सारे ने ही सही आंसर दिया है, चीन। किसी ने भी कोई दूसरा आंसर तो नहीं दिया है, मुझे तो नहीं दिखा। चीन ही सारे ने आंसर दिया है। जिन्होंने भी दिया है सारे के सारे चाइना ही दिया है। तो ये सही आंसर है, जिन लोगों ने भी चीन आंसर किया। आज का हमारा नया सवाल है, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। निम्न देशों में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है? झीलों का वाटिका इनमें से किस देश को कहा जाता है? पोलैंड है, फिनलैंड है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। तो आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे, क्योंकि 90 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 3 पार्ट्स मिला करके। निम्न में कौन एसिटिलीन के नाम से प्रचलित है? एसिटिलीन सामान्य नाम है, आईयूपीएसी नाम है एथाइन। तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए, एल्काइन का जो पहला मेंबर होता है ना, उसी को हम लोग एथाइन बोलते हैं। एल्काइन का पहला मेंबर, आप लोग मिथाइन टिक मत मारना, एथाइन होता है। पहला मेंबर, पहला सदस्य एथाइन होता है। फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि CC ट्रिपल बॉन्ड। ये है एथाइन का फॉर्मूला। इसमें 2 कार्बन है। एल्काइन का जो पहला सदस्य है उसमें 2 कार्बन है। एल्कीन का जो भी पहला सदस्य है उसमें भी 2 कार्बन है। एथीन, ये एथीन है। ये एल्कीन का पहला सदस्य है, इसमें भी 2 कार्बन है। फॉर्मूला होता है H2, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथीन है लेकिन ये एथाइन है, तो एथाइन को एसिटिलीन कहा जाता है। एल्काइन के बारे में कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखिए, हालांकि पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो होगा ही, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हाइड्रोकार्बन में आपको एक भी डबल बॉन्ड दिख जाए, या फिर एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, या फिर दोनों दिख जाए, वो असंतृप्त हो जाएगा। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सामान्य सूत्र ये होता है CnH2n-2। कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही, तभी एल्काइन का सदस्य कहलाएगा। पहला सदस्य एथाइन होता है और इसी का नाम है एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन नाम से ज़्यादा फेमस है। तो ये CC ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन है। इसका इस्तेमाल देखो आर्क वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में होता है, यानी ऑक्सीजन गैस, एसिटिलीन गैस। ये गैस गैसीय अवस्था में एसिटिलीन होता है, तो इन दोनों का मिश्रण इस्तेमाल होता है आर्क वेल्डिंग में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला। जैसे यहाँ देखो, आप नहीं दिख रहा है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ये एसिटिलीन का सिलेंडर है, और इन दोनों का मिक्सचर यहाँ से पास हुआ, और ये देखो फ्लेम। तो ये जो एसिटिलीन गैस है ये फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है। तो ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम प्रोड्यूस किया जाता है। इसका इस्तेमाल होता है आर्क वेल्डिंग में। इसके अलावा एसिटिलीन का इस्तेमाल निश्चेतक के रूप में होता है, एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में होता है, और कच्चे फलों को पकाने में भी होता है। तो ये सारे उपयोग हैं इसके। एल्काइन के संदर्भ में गलत कथन चुने। एल्केन और एल्कीन के भौतिक गुणों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। इसमें देख लो एल्काइन के बारे में। इनके जो प्रथम 3 सदस्य हैं वो गैस हैं। प्रथम 3 सदस्य कौन है? एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। इसके बाद अगले 8 द्रव हैं, और उसके बाद सारे ठोस हैं। सारे के सारे रंगहीन होते हैं। एल्केन में भी रंगहीन, एल्कीन में भी रंगहीन, और एल्काइन में भी रंगहीन। सारे के सारे गंधहीन होते हैं, लेकिन एथाइन को छोड़ करके। एल्कीन में हम लोगों ने क्या देखा था? सारे के सारे गंधहीन होते हैं, लेकिन एथीन को छोड़ करके। यहाँ भी क्या है? सारे गंधहीन है लेकिन एथाइन को छोड़ करके। और एल्केन में सारे के सारे गंधहीन है। आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब के बारे में ध्यान में रखें कि
अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। उन सब की तुलना में ना ये थोड़ा इनमें पोलैरिटी होती है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये ध्रुवीय हैं। जल में घुलनशील नहीं, जल में अघुलनशील और जल से हल्के होते हैं। जो एल्काइन है वो जल में नहीं घुलते हैं। आपने एल्कीन और एल्केन में भी यही देखा था कि जल में नहीं घुलते हैं, ये जल से हल्के होते हैं। लेकिन जो कार्बनिक विलायक है जैसे कि बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में घुलनशील होते हैं। अणु भार यानी कि मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये सारे क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो ये भौतिक गुण है एल्काइन के बारे में। तो ये रंगहीन और गंधहीन होते हैं, सही है। एथाइन में अभिलाक्षणिक गंध होती है, तो ये सही है। सारे के सारे गंधहीन होते हैं लेकिन एथाइन में गंध होती है। ये जल में मिश्रणीय होते हैं, मतलब जल में घुल जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो सी हमारा आंसर। ये कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं, तो ये सही है। सी हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है। निम्न में कौन सोडामाइड है? सोडामाइड होता है NaNH2, यहाँ 3 नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है। NaNH2 हमारा आंसर ए हो जाएगा। सोडामाइड जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि जो ये है प्रबल क्षारक, ये आपका है प्रबल क्षारक। डैश को एरीन भी कहते हैं, डैश को एरीन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन भी कहते हैं। जिन एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन वलय होती है, यानी कि बेंजीन रिंग होती है, यानी कि ये होती है, उसे डैश कहते हैं। देखिए एरोमेटिक यौगिक ना 2 प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं बेंजोनॉइड और दूसरे को बोलते हैं अबेंजोनॉइड, यानी कि नॉन बेंजोनॉइड। पहला तो ये है और दूसरा ये है। बेंजोनॉइड नाम से ही क्लियर है, इसमें आपको कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर दिखती है। कम से कम ऐसा आपको एक बेंजीन रिंग जरूर दिखती है, उसे बोल देते हैं बेंजोनॉइड एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर नहीं दिखती है तो उसको बोलेंगे नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ज़्यादातर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें आपको बेंजीन रिंग दिखती है, यानी कि ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बेंजोनॉइड होते हैं। इसीलिए बेंजीन को कहा जाता है कि ये जनक है सारे एरोमेटिक कंपाउंड का, क्योंकि मैक्सिमम में आपको कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर दिखती है। अगर आपको एक भी दिख गया मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ए हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था जिन एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन वलय होती है, तो ए हमारा आंसर। यहाँ देखो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ना वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के हैं, वो भी कौन से? बेंजोनॉइड, क्योंकि सारे में आपको कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर दिखती है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। तो अगर एक भी बेंजीन रिंग है मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। और कौन सा? बेंजोनॉइड। लेकिन ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग एक भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इनमें आप कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान में रखो। ये है फ्यूरान, ये है पायरोल, ये है थायोफीन, ठीक है। तो ये सारे क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन बेंजीन रिंग आप देख रहे हो इसमें नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि फ्यूरान में कार्बन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है, तो आंसर आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। पायरोल में कार्बन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ करके दूसरा इसमें ऑक्सीजन है, और इस वाले में नाइट्रोजन है, और इस वाले में सल्फर है। तो ये तीनों ही जो है ना नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान में रखिएगा। डैश के अधिकांश यौगिक में विशिष्ट गंध रहती है। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना उनमें विशिष्ट गंध रहती है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में गंध रहती है। निम्न में बेंजीन के संदर्भ में गलत विकल्प चुने। इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी, सही है। इसकी जो संरचना है, जो हम लोग संरचना देते हैं ना ऐसे, ये संरचना दी थी ऑगस्ट केकुले ने, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यह एक एलिफैटिक यौगिक है, गलत हो जाएगा। रिंग है तो ये साइक्लिक हो जाएगा, और साइक्लिक में भी कौन सा? एरोमेटिक, जो कि एक स्पेशल टाइप है साइक्लिक का। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सही आंसर है। बेंजीन को एरोमेटिक यौगिक का जनक माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो एरोमेटिक यौगिक है उनमें आपको कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर दिखेगा। निम्न में कौन कजरी लॉ के साथ जलता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कुछ गुण हैं, वो आप यहाँ पर देख लो। ये अध्रुवीय होते हैं,
यानी कि नॉन पोलर होते हैं। सामान्यतः गंधयुक्त होते हैं। जनरली क्या होता है ना कि जो एरोमेटिक जो नाम है ना वो एरोमा से पड़ा हुआ है। एरोमा का मतलब होता है स्मेल, गंध। तो जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना उनमें मैक्सिमम के पास गंध होती है, इसीलिए सामान्यतः गंधयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनमें नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम में तो होते हैं। ये रंगहीन होते हैं, ठोस हो सकते हैं या द्रव हो सकते हैं। जल में अघुलनशील होते हैं। जल जो है ये ध्रुवीय है और ये सारे जो होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं, इसीलिए जल में अघुलनशील है। लेकिन कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं। ये कजली लौ के साथ जलते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार से, ऐसे येलो फ्लेम होगा और ऐसे धुआं के साथ। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन लुईस अम्ल है? देखिए लुईस अम्ल यानी कि लुईस एसिड हम उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। आपको ये 3 नाम बस ध्यान में रखने हैं, ठीक है, कुछ भी डिटेल में नहीं जानना है, बस ये 3 एग्जाम्पल्स ध्यान में रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेरिक क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इनमें से सभी ये सारे लुईस एसिड है। वैसे ही लुईस बेस भी होता है, लुईस क्षारक होता है, ये इसके ठीक उल्टा हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को देगा उसको हम लुईस क्षारक बोलेंगे, जो लेगा उसको हम लुईस अम्ल बोलेंगे। लुईस बेस का आप एग्जाम्पल्स ध्यान में रख सकते हो, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ये सारे लुईस बेस कहलाते हैं और ये सारे लुईस एसिड्स कहलाते हैं। वुड स्पिरिट क्या है? वुड स्पिरिट हम लोग बोलते हैं मेथेनॉल को। मेथेनॉल होता है CH3OH, इसी को बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल अल्कोहल, या फिर इसी को बोलते हैं मेथेनॉल। तो वुड स्पिरिट इसी को कहा जाता है क्योंकि इसको प्राप्त किया गया था स्टार्टिंग में लकड़ी के भंजक आसवन से, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से, यानी कि लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसे वुड स्पिरिट कहा जाता है। अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अंतरिक्ष यान में ईंधन जम न जाए तो इसके लिए इसमें मिक्स किया जाता है ग्लाइकोल। सी हमारा आंसर, ग्लाइकोल बहुत ही अच्छा एंटीफ्रीज है, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अगर ग्लाइकोल लिखा हुआ है तो आपको क्या समझना है कि यह इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल फॉर्मूला ध्यान में रखिए, CH2OH, यह इथाइलिन ग्लाइकोल। निम्न में किसे गामा हेक्सेन भी कहा जाता है? गामा हेक्सेन जो कि एक प्रबल कीटाणु नाशक है, यह कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। देखो यहाँ बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन हम इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड ही बोलते हैं। हेक्सा मतलब 6 होता है, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, 6 क्लोरीन है, लेकिन बेंजीन रिंग है नहीं यहाँ पर, फिर भी हम इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसी को हम लोग गैमेक्सिन बोलते हैं, गामा हेक्सेन भी इसी को बोलते हैं। डी हमारा आंसर हो जाएगा, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। इसी को लिंडेन भी कहा जाता है, ठीक है, लिंडेन, और ये प्रबल कीटाणु नाशक है। आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ही आसान है। 6 कार्बन है यहाँ पर, देख लो, समझ रहे हो ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, और 6 क्लोरीन है। क्योंकि अगर ये कार्बन उठाओ तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 1 क्लोरीन के साथ, और 1 नहीं दिखाया गया है मतलब हाइड्रोजन के साथ है, तो C6H6Cl6, ये है गैमेक्सिन। निम्न में कौन एथेनॉल का समावयव है? एथेनॉल का मतलब होता है C2H5OH, 2 कार्बन वाला अल्कोहल। आपको बताना है कि कौन इसका आइसोमर है। तो आइसोमर बताने के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। जब तक फॉर्मूला नहीं मालूम होगा आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि जो आइसोमर्स होते हैं उनमें क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है। तो देखो एसीटोन होता है CH3COCH3, ये एसीटोन है, ये हो गया आपका एसीटोन। तो यहाँ फॉर्मूला में देखो एथेनॉल का 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ 3 कार्बन है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, मतलब ये कट गया। उसके बाद देखो डाई इथाइल ईथर है। ईथर क्या होता है? जो ईथर होता है ना उसमें आपको 1 ऑक्सीजन दिखेगा, और इसके ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 1 ऑक्सीजन एटम के साथ 2 बॉन्ड होगा एल्काइल ग्रुप के साथ। तो एल्काइल ग्रुप को जनरली हम लोग R से दिखाते हैं, तो यहाँ भी एक एल्काइल ग्रुप होगा और यहाँ भी होगा। ये दोनों एल्काइल जो ग्रुप्स होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको R और R' से दिखाते हैं कि ये अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो। तो ईथर में 1 ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड क्या होगा, एल्काइल ग्रुप्स होंगे।
अब देखो यहाँ पर डाई का मतलब 2 हो गया और इथाइल का मतलब इथाइल ग्रुप। इथाइल कैसे बनेगा, जो आपका इथेन होता है C2H6, यहीं से आप एक हाइड्रोजन हटाओगे तो जो बचेगा वो हमारा इथाइल ग्रुप हो जाएगा। तो डाई इथाइल मतलब ऐसे ऐसे 2 ग्रुप्स होंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो R है, यहाँ पर आप इस R की जगह पर डाल दो C2H5 और यहाँ भी डाल दो C2H5, क्योंकि हमारे केस में डाई इथाइल है, मतलब दोनों के दोनों इथाइल ही है। ये हो गया डाई इथाइल ईथर। देखो यहाँ पर 2 और 2 4 कार्बन है टोटल, यहाँ पर तो 2 ही है, तो ये भी नहीं होगा। अब आ जाओ डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल, यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप कैसे बनेगा, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो यहाँ पर आप लगा दो इस R की जगह पर CH3, फिर ये O और फिर इस R डैश की जगह पर CH3। तो ये आपका हो गया डाई मिथाइल ईथर। यहाँ देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ देखो टोटल 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो C हमारा आंसर है। उसके बाद देखो ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन यहाँ नॉन लगा हुआ है, मतलब क्या है, ये है कीटोन, और क्योंकि यहाँ ब्यूट लगा हुआ है मतलब यहाँ पर 4 कार्बन है टोटल 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर 2 ही कार्बन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। ठीक है, तो डी हमारा आंसर कोलटार। निम्न में कौन कार्बोलिक अम्ल है, देखो यहाँ कार्बोलिक लिखा हुआ है, एक आपने सुना होगा कार्बोनिक, कार्बोनिक एसिड, ये होता है आपका H2CO3, ये आपका इनऑर्गेनिक एसिड है, अकार्बनिक अम्ल है। ये क्या है, कार्बोलिक अम्ल। ये अम्ल है नहीं, नाम में भले अम्ल है लेकिन ये अम्ल नहीं है, ये अल्कोहल है। ठीक है, और ये कार्बनिक यौगिक है, ये आपका अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक अम्ल है। ये कार्बनिक यौगिक है लेकिन अम्ल नहीं है। फेनॉल को हम लोग बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। तो फेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर बता पाओगे आप, फेनॉल क्या होता है, ये आपका बेंजीन रिंग है। आप जानते हो कि बेंजीन रिंग पे 6 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाओगे और उसके स्थान पर OH लगाओगे। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो एक हाइड्रोजन जब आप हटाओगे तो बनेगा C6H5 और उसके स्थान पर लगा दोगे OH। ये हो गया हमारा फेनॉल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कार्बोलिक एसिड इसी को कहा जाता है। ये क्या है, बेंजीन रिंग पर COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ये हो जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बेंजीन रिंग पर लगा दो, ये इसको हटा दो, CHO लगा दो तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, और अगर NH2 लगा देते हो तो एनिलीन हो जाएगा। ये आपका एनिलीन हो जाएगा। एथेनॉल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। अब एथेनॉल का इस्तेमाल आप जानते ही हो कि लोग शराब के रूप में करते हैं, पीने वाली शराब है ये। तो जहां एथेनॉल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, किसी फैक्ट्री, किसी इंडस्ट्री, कारखाने में एथेनॉल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, हो सकता है इस एथेनॉल का वो मिसयूज करना स्टार्ट कर दे, चोरी छुप के पीना स्टार्ट कर दे, बेचना स्टार्ट कर दे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ना इस एथेनॉल के नेचर को चेंज कर दिया जाता है, इसको डीनेचर्ड कर दिया जाता है। डीनेचर्ड कर दिया जाता है, इसमें कुछ हानिकारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं ताकि जो वो वर्कर्स होते हैं ना, वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं, वो इसका मिसयूज ना कर पाए। तो इसमें मिलाया जाता है मेथनॉल, बेंजीन, पिरिडीन, एसीटोन, कैस्टर ऑयल, इनमें से किसी को भी मिलाया जा सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा यौगिक विषम चक्रीय यौगिक है। विषम चक्रीय यौगिक, इसको हम लोग बोलेंगे होमो, माफ करना, होमो नहीं, हेटेरो, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एक तो होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, एक होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए ये भी आपका साइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि रिंग तो यहाँ भी है और ये भी है। अंतर क्या है इसमें, ये देखो, ये आपका फ्यूरान है, आपको ध्यान में भी रखना है। यहाँ जो आपको रिंग्स दिख रहे हैं, जैसे बेंजीन है, इसमें जो रिंग्स दिख रहे हैं ना, वो सारे सेम एटम्स के हैं, मतलब सारे के सारे सेम ही एटम्स हैं जो मिलकर के रिंग बनाए हुए हैं। वो है कार्बन, 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 यहाँ भी सारे में कार्बन, यहाँ भी सारे में कार्बन। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 तो कार्बन है, लेकिन 1 ऑक्सीजन है, और ये सारे मिलकर के एक रिंग बना रहे हैं।
तो सारे के सारे जो एटम्स हैं यहाँ पर वो सेम नहीं है, दो तरह के हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, इसीलिए ये है विषम चक्रीय यौगिक। तो हमारा आंसर यहाँ पर फ्यूरान हो जाएगा। तो ये बेंजीन है, ये नेफ्थेलीन है, ये एंथ्रासीन है, ये सारे के सारे होमोसाइक्लिक हो जाएंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपने पायरोल देखा, थायोफीन देखा जिसमें सल्फर था, पायरोल में नाइट्रोजन था, तो ये सारे हो जाएंगे हेट्रोसाइक्लिक। ऑक्सी एसिटिलीन लौ का तापमान लगभग होता है। ऑक्सी एसिटिलीन लौ का तापमान लगभग क्या होता है? देखो ये जो फ्लेम है इसी का टेम्परेचर पूछा है, तो ये लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा आंसर यहाँ देखो जो सबसे क्लोज है वही होगा 3200 डिग्री सेल्सियस। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है प्रबल अवकारक यानी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सी हमारा आंसर। देखिए कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर जो एल्डिहाइड होता है ना वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड हम किसको बोलते हैं? CHO को बोलते हैं, जिसमें CHO हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है COOH। यहाँ देखो एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, और बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए हम लोग प्रबल अवकारक बोलते हैं। हो सकता है आपके मन में आएगा कि आसानी से अगर ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको बोलेंगे? जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो खुद रिड्यूस नहीं होता है, आप इसको ऐसे समझिए। हम LIC एजेंट किसको बोलेंगे? हम LIC एजेंट उसको तो नहीं बोलते ना जो खुद का इंश्योरेंस करवाता है। अगर खुद के इंश्योरेंस करवाने वाले को LIC एजेंट बोलते हैं तो सारे के सारे LIC एजेंट्स हो जाते हैं जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं LIC से। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। LIC एजेंट हम उसको बोलते हैं जिसका काम होता है दूसरे का इंश्योरेंस करवाना, उसको बोलते हैं। तो LIC एजेंट जो है हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे का इंश्योरेंस करवाता है। ठीक वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट हम उसको बोलेंगे जो दूसरे को रिड्यूस करता है, और जो दूसरे को रिड्यूस करता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब ये आसानी से रिड्यूस कर रहा है दूसरे को, सामने वाले को। अगर ये आसानी से रिड्यूस कर रहा है मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए प्रबल अवकारक है। तो ये अंतर ध्यान में रखिएगा। अब देखो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। इतने आसानी से हो जाता है कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, फेलिंग्स रिएजेंट होता है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे आगे कि टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, ये दोनों जो है ना ये काफ़ी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काफ़ी माइल्ड यानी कि काफ़ी कमज़ोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है इन दोनों के बारे में, मतलब ये दोनों क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये दोनों इतने कमज़ोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके बावजूद भी ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो HNO3 है, KMnO4 है, K2Cr2O7 है यानी कि नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सारे जो है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट ये आपके जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं यानी कि कमज़ोर है। सी हमारा आंसर। निम्न में कौन टॉलेंस अभिकारक के साथ यानी कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है? पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। देखो एल्डिहाइड तो देगा, यहाँ केवल एल्डिहाइड लिखा हुआ है मतलब एलिफैटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक एल्डिहाइड का मतलब समझ रहे हो ना, खुली श्रृंखला। हाँ जैसे कि यहाँ देख लो, ये आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड हो गया, खुली श्रृंखला। एक होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये इसी को हम लोग बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो चाहे एलिफैटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो यानी कि बेंजल्डिहाइड हो, टॉलेंस टेस्ट देगा यानी कि टॉलेंस जो रिएजेंट है उसके साथ ये दोनों ही रिएक्शन करते हैं। जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना वो रिएक्ट नहीं करते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पहला मेंबर है फॉर्मिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहला मेंबर कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये है फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं मेथनोइक एसिड। ये टेस्ट देगा यानी कि ये रिएक्ट कर जाएगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ। इसके अलावा अगर हम दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं जैसे कि एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, वो रिएक्ट नहीं करते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ। तो ये करेगा, कीटोन नहीं करेगा, ठीक है।
कीटोन नहीं करेगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। टॉलेंस रिएजेंट का जो रासायनिक नाम है वो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है कि इसमें सिल्वर होता है, इसमें आपको सिल्वर होता है, सिल्वर मिलेगा इसके फॉर्मूले में। फॉर्मूला आपको नहीं ध्यान में रखना है, आपको ये नाम ध्यान में रखना है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये जो टॉलेंस टेस्ट है ना, इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट बोल दो या फिर टॉलेंस टेस्ट बोल दो। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। निम्न में कौन फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, या फिर बोल देगा कि कौन फैलिंग्स टेस्ट देता है। यहां देखो आप, एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड लिखा हुआ है मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड आपको समझना है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, टॉलेंस टेस्ट भी देता है। बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड, थोड़ा बढ़िया से बनाता हूं, ये नहीं देगा, फैलिंग्स विलयन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कीटोन यहां भी नहीं देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड यहां भी नहीं देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने देखा टॉलेंस वाले में कि फॉर्मिक एसिड देता है टेस्ट, यहां भी फॉर्मिक एसिड देगा, लेकिन यहां पर फॉर्मिक एसिड नहीं है, यहां पर है एथेनोइक अम्ल, तो नहीं देगा। केवल फॉर्मिक एसिड देगा, इसके अलावा कोई भी नहीं देगा, और कीटोन नहीं देता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है एसएससी के। ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप आसानी से ध्यान में रख सकते हो। टॉलेंस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें आपको सिल्वर आयन मिलेगा। फैलिंग्स टेस्ट में आपको कॉपर आयन मिलेगा, ठीक है, फैलिंग्स टेस्ट में आपको कॉपर आयन मिलेगा। देखो, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, यानी कि बेंजल्डिहाइड हो, टॉलेंस टेस्ट आपको मिलेगा, दोनों के केस में मिलेगा। लेकिन फैलिंग्स टेस्ट केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड वाले में मिलेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड में नहीं मिलेगा। फॉर्मिक एसिड यहां भी मिलेगा, यहां भी देगा, मतलब फॉर्मिक एसिड यहां भी रिएक्ट करेगा और यहां भी रिएक्ट करेगा। लेकिन फॉर्मिक एसिड को छोड़ करके बाकी जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के मेंबर्स हैं ना, वो दोनों ही जगह टेस्ट नहीं देते हैं, और कीटोन दोनों ही जगह नहीं देगा। तो इस प्रकार से आप इस टेबल को ध्यान में रख सकते हो आसानी से। निम्न में कौन चांदी दर्पण जांच यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट देता है लेकिन फैलिंग जांच नहीं देता है? टॉलेंस टेस्ट देता है लेकिन फैलिंग जांच नहीं देता है। तो कीटोन, भाई कीटोन तो दोनों ही नहीं देता है, ना तो टॉलेंस टेस्ट और ना ही फैलिंग्स टेस्ट। मेथनोइक एसिड हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड को, तो फॉर्मिक एसिड के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये भी देगा और ये भी देगा, दोनों में पॉजिटिव टेस्ट देगा, यानी दोनों के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। इसको छोड़ करके बाकी कोई सा भी आप मेंबर उठा लो कार्बोक्सिलिक एसिड का, ना तो टॉलेंस टेस्ट देगा और ना ही फैलिंग्स टेस्ट देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में हम लोगों ने देखा, यानी कि बेंजल्डिहाइड के बारे में हम लोगों ने देखा कि केवल टॉलेंस टेस्ट देगा, ये फैलिंग्स टेस्ट नहीं देगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी एलिफेटिक एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ और फैलिंग्स रिएजेंट के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। 100% शुद्ध एल्कोहल को कहा जाता है। 100% शुद्ध एल्कोहल हम किसको बोलते हैं? एनहाइड्रस एल्कोहल को बोलते हैं, मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, 100% आपको मिलेगा एल्कोहल, पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो इसे हम लोग परिशुद्ध एल्कोहल बोलते हैं। परिशुद्ध एल्कोहल यानी कि एब्सोल्यूट एल्कोहल, एनहाइड्रस एल्कोहल, निर्जल एल्कोहल, पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। ग्रेन एल्कोहल हम बोलते हैं एथेनॉल को। रेक्टिफाइड स्पिरिट हम बोलते हैं एथेनॉल को, यानी एल्कोहल को जिसमें 95% एथेनॉल होगा और लगभग 95% एथेनॉल होगा और बाकी के पानी होगा, उसको बोलेंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट। पावर एल्कोहल बोलते हैं हम लोग मिक्सचर को, पेट्रोल, बेंजीन और परिशुद्ध एल्कोहल यानी कि ये एनहाइड्रस एल्कोहल के मिक्सचर को बोलते हैं शक्ति एल्कोहल। ये हमारा आंसर। वायु और प्रकाश के संपर्क में आने पर डैश फॉस्जीन में बदल जाता है। तो जो क्लोरोफॉर्म है, यहाँ देखो क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसी को हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं, ये लाइट और एयर के प्रेजेंस में फॉस्जीन में बदल जाता है। फॉस्जीन का फॉर्मूला भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, COCl2, ये है कार्बोनिल क्लोराइड। अगर ये प्रेजेंट है ना तो हम बोल देते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जीन गैस है, तो बी हमारा आंसर। पेपर के निर्माण में डैश का उपयोग किया जाता है। तो पेपर के निर्माण में बांस का उपयोग, गन्ने की खोई का उपयोग, कपास का उपयोग, इन सारे का ही उपयोग होता है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। गन्ने की खोई यानी कि गन्ने से गन्ना का जूस निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको बोलते हैं गन्ने की खोई। निम्न में कौन एक प्राथमिक एमीन है?
एमीन बोल दो या फिर अमाइन बोल दो, दोनों ही बोले जाते हैं। तो जो अमोनिया होता है ना NH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ तो बचेगा आपका NH2, यही होता है अमाइन ग्रुप। अब देखो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक अमीन, प्राथमिक अमाइन, उसके बाद द्वितीयक अमाइन और तृतीयक अमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। जो प्राइमरी अमाइन होता है ना, उसमें आपको नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन दिखेगा बॉन्ड बनाता हुआ। यहाँ R है, R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप में कार्बन तो होते ही हैं, और यहाँ पर जो बॉन्ड बना रहा होगा वो कोई ना कोई कार्बन ही होगा। तो अगर नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन बॉन्ड बना रहा है तो वो हो जाएगा प्राइमरी अमाइन, अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन, और अगर 3 कार्बन है तो टर्शरी अमाइन। ऐसे भी आप बोल सकते हो कि अगर अमाइन ग्रुप में 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है तो प्राइमरी अमाइन, अगर 1 दिख रहा है तो सेकेंडरी, और अगर 1 भी नहीं दिख रहा है तो वो टर्शरी हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ ए हो जाएगा। प्रथम कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? पहली बार कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया गया वूलर के द्वारा। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे इंसान ने बनाया वो यूरिया था। यूरिया का फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, NH2CO NH2, ये फॉर्मूला होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फ्रेडरिक वूलर नाम के वैज्ञानिक थे जिनसे बन गया, ये इनका कोई इरादा नहीं था कि आज चलो हम बनाते हैं कार्बनिक यौगिक, ये बाय चांस बन गया बाई प्रोडक्ट के रूप में। ये कुछ और बनाना चाह रहे थे, अमोनियम साइनेट से, लेकिन उनमें ना बाई प्रोडक्ट के रूप में यूरिया बन गया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था मानव निर्मित। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। जो बटर होता है, मक्खन, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड नींबू संतरे में, टार्टरिक एसिड इमली में, मेथनोइक एसिड चींटी में, लाल चींटी। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में अम्ल होता है मैलिक अम्ल। तो सी हमारा आंसर। जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है जैसे कि कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, ये सब, इनमें कौन सा अम्ल होता है? तो इनमें होता है फॉस्फोरिक एसिड। देखो कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड हमारा आंसर हो जाएगा। मान लो फॉस्फोरिक एसिड नहीं है, कार्बोनिक एसिड आपको दिख जाए यानी कि H2CO3, तो आप इसको आंसर टिक मार देना। यहाँ पर आंसर हमारा बी हो जाएगा, फॉस्फोरिक अम्ल। पेट्रोलियम जो भूपर्पटी के नीचे पाया जाता है कि प्रभाजी आसवन से प्राप्त नहीं होता है। सवाल यहाँ ये है कि इनमें से कौन है जो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त नहीं होता है? पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो होता है, उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनमें से कौन प्राप्त नहीं होता है? तो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, कोल नहीं होता है, कोल गैस नहीं होता है। ये सारे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होते हैं, कोल गैस नहीं होती है प्राप्त। जो कोल गैस है ये भंजक आसवन यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोल गैस प्राप्त होती है, वो भी कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, कोयले के भंजक आसवन से। कोयले को गर्म किया जाता है तब जाकर के कोल गैस बनती है। निम्न में असत्य कथन चुनिए। कोल गैस कोल के भंजक आसवन से प्राप्त होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ देखो ये कोल है, इसको गर्म किया जा रहा है और यहाँ पर कोल गैस बन रही है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, भंजक आसवन। प्राकृतिक गैस जो है, नेचुरल गैस जो है, ये तेल की कुओं की जब खुदाई की जाती है तो उसके दौरान ऊपरी स्तर में पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आपके पास LPG है और केरोसिन है, कौन ज़्यादा पोल्यूशन फैलाएगा जलने पर? केरोसिन ज़्यादा फैलाता है, LPG नहीं फैलाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। LPG की तुलना में केरोसिन कम प्रदूषण फैलाता है, ये लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। LPG की तुलना में केरोसिन ज़्यादा फैलाता है। हाइड्रोकार्बन का उपयोग बहुलक, रंजक यानी कि डाई और औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। तो सही है, ईंधन के रूप में तो होता ही है, इसके अलावा इन सारी चीज़ों में भी होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, सी हमारा आंसर। डैश एक गुलाबी बैंगनी रंग का यौगिक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सब के पास तो रंग है ही नहीं, ये सारे रंगहीन है। बेयर्स रिएजेंट आपने पिछले वीडियो में देखा था, क्षारीय केमेनोफोर, उसी को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, और उसका कलर क्या था? पिंकिश पर्पल, आप ध्यान में रखेंगे, गुलाबी बैंगनी। डैश को छोड़कर सभी एल्कीन के सदस्य गंधहीन होते हैं। एल्कीन के सारे सदस्य जो होते हैं वो गंधहीन होते हैं, केवल एथीन को छोड़ करके, जो पहला मेंबर है। इसके पास गंध है, मधुर सुगंध है, स्वीट स्मेल है। बाकी कोई सा भी मेंबर उठा लो, सारे के सारे गंधहीन।
निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, सारे के सारे क्या है? एल्केन के मेंबर हैं। तो देखो, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कार्बनों की संख्या अगर बढ़ाओगे तो क्वथनांक बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो मीथेन में 1 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है और पेंटेन में 5 कार्बन है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। एल्काइन का पहला सदस्य है, एल्काइन का पहला सदस्य है एथाइन, इसी को बोलते हैं एसिटिलीन। मीथेन पहला सदस्य है एल्केन का, ये नहीं होगा। एथीन होता है पहला सदस्य एल्कीन का और एथाइन होता है पहला सदस्य एल्काइन का। तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर होगा। निम्न में कौन सोडामाइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करता है? सोडामाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षारक है। स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है। सोडामाइड का फॉर्मूला ध्यान में रखिए, NaNH2। तो केवल एल्काइन ही है जो सोडामाइड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ना तो एल्केन करेगा ना ही एल्कीन। एल्केन और एल्कीन नहीं हाइड्रोजन मुक्त करते हैं सोडामाइड से रिएक्ट करके, केवल एल्काइन ही है जो सोडामाइड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो सी हमारा आंसर। एल्काइन में त्रिबंध से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु डैश होते हैं। एल्काइन में त्रिबंध से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु, जैसे यहां देखो आप, मैं बना रहा हूं यहां पर एक एल्काइन, ठीक है, ये मैंने एल्काइन बनाया, यहां चलो हाइड्रोजन भी लगाता हूं। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, 3 और एक यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। तो सवाल आपसे ये पूछा है कि जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है उससे जुड़ा जो हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन कैसा होता है? तो ये अम्लीय होता है, ध्यान में रखिएगा। एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े जो हाइड्रोजन होते हैं वो अम्लीय होते हैं। निम्न में कौन अम्लीय प्रकृति का सही क्रम है? आपके पास एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। सबसे ज़्यादा अम्लीय एल्काइन होता है, उससे कम एल्कीन और सबसे कम एल्केन। तो डी हमारा आंसर, ये हमारा एसिडिक ऑर्डर है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। निम्न में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? आपके पास एथेन है, एथीन है, एथाइन है। एथेन हो गया एल्केन, एथीन हो गया एल्कीन और एथाइन हो गया एल्काइन। तो एल्काइन सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। सोडामाइड तो क्षारक है, जो सोडामाइड होता है इसी को हम लोग सोडियम अमाइड बोलते हैं। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। कार्बोनिल यौगिक में उपस्थित होता है। कार्बोनिल यौगिक, जैसे आपने देखा था कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जिन के केस में, ये क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड है। तो ये C डबल बॉन्ड O जो होता है ना, तब हम बोलते हैं कि ये कार्बोनिल है। ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया आपका C डबल बॉन्ड O। तो सी हमारा आंसर। तो ये पार्ट 4 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक है महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, ये समाप्त होता है। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर आप लोग जरूर करना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।